जरा एक प्राइवेट कंपनी के बारे में सोचिए। बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह, है ना? जहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ही एंट्री होती है। मतलब कंपनी के मालिक, शुरुआती इन्वेस्टर्स और कुछ बड़े पार्टनर्स। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक दिन यही क्लब अपने दरवाजे हर किसी के लिए खोल दे और कहे, आइए आप भी इस क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। बस ठीक यही है एक आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो लम्हा है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक बनती है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी बातचीत को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती क्यों है और कैसे। फिर हम देखेंगे कि भाई एक आईपीओ की कीमत तय कैसे होती है। उसके बाद हम लिस्टिंग तक के पूरे सफर पर एक नजर डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फिर कहानी का रुख इन्वेस्टर्स की तरफ मोड़ेंगे और समझेंगे कि ये उनके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का। और आखिर में आईपीओ से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी शब्दावली को भी समझेंगे ताकि आप इस पर होने वाली किसी भी चर्चा में पूरे कॉन्फिडेंस से हिस्सा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्राइवेट से पब्लिक। ये इतना बड़ा बदलाव आखिर है क्या और इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो देखिए, आईपीओ वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स यानी अपनी हिस्सेदारी बेचती है। और बस इसी एक कदम से वो प्राइवेट हाथों से निकलकर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। पर यह सिर्फ पैसा जुटाने का एक तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है, जो उसकी पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और उसके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी आखिर ये इतना बड़ा बदलाव करना ही क्यों चाहती है? वजहें कई हैं और सब बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पैसा। जी हाँ, कैपिटल जुटाना। कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई नई फैक्ट्री लगाने के लिए या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ बहुत बड़े फंड की जरूरत होती है, और वो आईपीओ के जरिए मिलता है। दूसरी वजह, ये मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का एग्जिट रूट है। सोचिए, जिन लोगों ने कंपनी के शुरुआती दिनों में पैसा लगाया था, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट, वे अब अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा, इससे कंपनी की भविष्य की ग्रोथ और विस्तार का रास्ता खुलता है। और हाँ, आखिर में ये कंपनी के फाउंडर्स को भी अपनी सालों की मेहनत को कैश में बदलने का एक मौका देता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर एक आईपीओ में शेयर की कीमत तय कैसे होती है? क्या ये बस कोई अंदाजा होता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बाजार में कुछ तयशुदा और बहुत ही सोचे समझे तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में देखें तो मोटे तौर पर 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है फिक्स्ड प्राइस इशू और दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू। अब फिक्स प्राइस इशू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कंपनी पहले से ही एक फिक्स्ड कीमत पर शेयर्स ऑफर कर देती है। इसमें रिस्क ये रहता है कि डिमांड कितनी है, ये इशू बंद होने के बाद ही पता चलता है। दूसरी तरफ है बुक बिल्डिंग का तरीका, जो आजकल ज्यादातर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, मतलब एक मिनिमम और एक मैक्सिमम कीमत। इन्वेस्टर्स इसी बैंड के अंदर अपनी बोली लगाते हैं। इससे कंपनी को हर दिन ये पता चलता रहता है कि भाई किस कीमत पे कितनी डिमांड आ रही है। ये तरीका ना सप्लाई और डिमांड को कहीं बेहतर ढंग से मैच करता है, जिससे कीमत भी सही तय होती है और आईपीओ के सफल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस लंबी और काफी जटिल प्रक्रिया को समझते हैं जिससे गुजरकर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। और यकीन मानिए, ये सफर महीनों, कभी कभी तो सालों का होता है। देखिए, ये पूरा सफर कई जरूरी पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, जो इस पूरी प्रक्रिया का मैनेजर होता है, सब कुछ वही देखता है। फिर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत का मार्केट रेगुलेटर है, उसके पास DRHP नाम का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है। आप इसे कंपनी की पूरी जन्म कुंडली कह सकते हैं। इसमें हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके बाद कंपनी के बड़े अधिकारी दुनिया भर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए रोड शोज करते हैं, जिसमें वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बताते हैं। इन सबसे जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर शेयर की कीमत तय होती है और आखिर में इन्वेस्टर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। और फिर आता है लिस्टिंग का वो बड़ा दिन, जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। चलिए अब इस कहानी का एंगल बदलते हैं और इसे एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। एक आईपीओ में पैसा लगाना, कह सकते हैं, किसी 2-धारी तलवार की तरह है।
जिसमें एक तरफ तो लिस्टिंग के दिन ही पैसा डबल होने जैसे बड़े इनाम हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े जोखिम भी छिपे होते हैं। अगर फायदों की बात करें तो पब्लिक होने से कंपनी की पहचान और उसकी क्रेडिबिलिटी रातों रात बढ़ जाती है। उसे मीडिया में कवरेज मिलती है, जो एक तरह की फ्री मार्केटिंग ही है। कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल मिलता है, और इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक शानदार मौका हो सकता है। मतलब वो एक उभरती हुई कंपनी में बहुत शुरुआत से ही निवेश कर सकते हैं। और एक और बात, पब्लिक होने का दबाव मैनेजमेंट को और ज्यादा डिसिप्लिन में ले आता है। उनका फोकस प्रॉफिट पर बढ़ जाता है, क्योंकि अब उन्हें हर 3 महीने में अपने नतीजे लाखों शेयर होल्डर्स के सामने जो रखने होते हैं। लेकिन हाँ, इस चमक के पीछे कुछ स्याह सच भी छिपे हैं। ये आईपीओ की पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा खर्चीली होती है। कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, उनकी आज़ादी भी कम हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें बोर्ड और शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। और सबसे बड़ा प्रेशर वो होता है शेयर की कीमत को ऊंचा बनाए रखने का। हर 3 महीने में अच्छे नतीजे देने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कभी-कभी कंपनी का ध्यान लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट से हटकर शॉर्ट टर्म मुनाफे पर चला जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो बाजार के एनालिस्ट्स को खुश रख सकें। और ये बात कंपनी की सेहत के लिए लंबे समय में काफी नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से में आते हैं और आईपीओ की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी शब्दों को फटाफट समझ लेते हैं। इन शब्दों को जानने के बाद आपकी समझ और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। यहाँ कुछ बहुत जरूरी शब्द हैं। पहला है इशुअर, ये वो कंपनी है जो अपना आईपीओ ला रही है, सिंपल। दूसरा है अंडरराइटर, ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी की मदद करता है, मतलब उसका गाइड होता है। फिर आता है डीएचआरपी, ये वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसे आप कंपनी की कुंडली भी कह सकते हैं, जो सेबी से पास जमा होती है। अगला है प्राइस बैंड, ये वो प्राइस रेंज है, मान लीजिए 100 से 110 रुपए, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स बोली लगाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब शेयर्स की मांग सप्लाई से कई ज्यादा हो जाए, मतलब 100 शेयर हैं और खरीदने वाले 1000 आ गए। और आखिर में फ्लिपिंग, इसका मतलब है लिस्टिंग के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में जल्दी से मुनाफा कमाने के लिए शेयर्स बेच देना। तो कुल मिलाकर एक आईपीओ बेशक किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ और नई संभावनाओं का दरवाजा खोलता है, लेकिन एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो सवाल वही रहता है, क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक बड़ा जुआ? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टर ने अपनी रिसर्च कितनी की है, कंपनी के भविष्य को कितना समझा है और वो कितना जोखिम उठाने को तैयार है। क्योंकि आखिर में सही जानकारी ही एक मौके और एक जुए के बीच का फर्क तय करती है।